हेलो। हेलो भावना। यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आदित्य, आवाज आ रही है? निकिता? यस सर। ओके, म्यूट कर दीजिए आप वॉल्यूम और वीडियो। देखिए, हम लोग कल लोकतंत्र के गुण पढ़ रहे थे और लोकतंत्र के विशेषताएं हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया था हमने। डेमोक्रेसी पढ़ा था, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। और सबसे बड़ी बात, हमने ये भी पढ़ लिया था कि लोकतंत्र कहाँ ज्यादा सफल हो सकता है। आज हम लोकतंत्र के गुण पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किन देशों में लोकतंत्र असफल रहा और वहां क्यों असफल रहा, इसका कारण भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ नोट डाउन भी करते जाएं और इसको बहुत अच्छे से समझते भी जाएं। पहला बिंदु है प्रभुसत्ता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोवरिटी। प्रभुसत्ता को संप्रभुता या सोवरिटी भी कहते हैं और इसमें अंतिम शक्ति, या इसे यूं समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए 4 चीजें होना अनिवार्य है। किसी भी राज्य के लिए कितनी चीजें होना आवश्यक है? 4 चीजें। कौन कौन सी? यहाँ राज्य का अर्थ किससे है? देश से है। किससे है? देश से है। जैसे पॉलिटिकी भाषा में भारत को हम क्या कहेंगे? एक राज्य ही कहेंगे, जबकि राजस्थान को भी हम क्या मानते हैं? राज्य ही मानते हैं। लेकिन वास्तव में राज्य कौन सा है, उसकी परिभाषा हम अभी देखने वाले हैं। तो किसी भी राज्य को राज्य बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 4। पहला कौन सा है? भूभाग। दूसरा जनसंख्या। तीसरा संप्रभुता या प्रभुसत्ता। और चौथा इसमें भाग है सरकार। ये 4 चीजें होना अनिवार्य है। भूभाग को हम जानते हैं अच्छे से, जमीन कह सकते हैं, धरती कह सकते हैं, लैंड कह सकते हैं। तो किसी भी राज्य के पास जब तक स्वतंत्र रूप में कोई भूभाग नहीं होगा तो वह अपनी जनता कहाँ रखेगा, शासन किस पर करेगा और जनसंख्या को कहाँ रखेगा, हम समझ सकते हैं। तो पहली आवश्यक शर्त राज्य के लिए कौन सी है? भूभाग है। जैसे भारत के भूभाग की बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक भारत का क्या है? भूभाग है। और ये भाग इंडिपेंडेंट है, इसमें हमें कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी जनसंख्या। किसी भी देश में शासन के लिए या सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो क्या है? जनसंख्या है। क्योंकि इसके बिना सरकार शासन किस पर करेगी? सरकार का अनुसरण करने वाले कौन लोग होंगे? मतदान करने वाले कौन लोग होंगे? और सबसे बड़ी बात, जिस शासन को हम चलाने वाले हैं उस शासन का क्रियान्वयन कहाँ होगा?
किस पर होने वाला है? जनसंख्या पर होने वाला है, जनसंख्या के द्वारा होने वाला है। सरकार, इसे भी हम जानते हैं क्या, जो नियम कानूनों के आधार पर शासन की व्यवस्था को संभाल ले या शासन करे, क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। 10th क्लास में हम सरकार को डिटेल से पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक राजनीति का जो सेकंड भाग है, ये फर्स्ट वाला भाग पढ़ रहे हैं 9th में, उसमें हम डिटेल से क्या पढ़ेंगे? सरकार और उसके बहुत सारे अंग पढ़ने वाले हैं। अब बचा संप्रभुता। इसको हम एक लोकल भाषा में देसी एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, और इनको देश की सीमाओं में XYZ कुछ भी पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनको लाल चींटियों से एलर्जी है, तो पूरे देश में आदेश जारी कर सकते हैं कि आज ही हम लाल चींटियों से बचने का उपाय करेंगे। क्यों आदेश जारी कर सकते हैं? क्योंकि देश कैसा है? संप्रभु है। ऐसी व्यवस्था जिसमें देश के आंतरिक हिस्सों में, इसको यहां देखें, ऐसी व्यवस्था, ये क्या है? भारत। ऐसी व्यवस्था जिसके आंतरिक हिस्सों में या स्वतंत्र लाभ के लिए या देश हित के फैसले आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ लिए जा सके, क्या कहलाता है? संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अभी देश के अंदर हम किसी भी प्रकार का नियम बना सकते हैं, भारत सरकार को रोकने वाला कोई भी नहीं है। क्या कहलाएगा? संप्रभुता, प्रभु सत्ता या सोवर्टी कहलाएगा। पहला बिंदु समझ में आ रहा है? भारत अपनी सीमाओं के अंदर तथा अपने राष्ट्र हित के फैसले सीमाओं से बाहर क्या ले सकता है? खुलकर ले सकता है, कोई रोकने वाला इसे नहीं है। क्या कहलाएगा? संप्रभुता या प्रभु सत्ता कहलाएगा। आपको याद होगा कि प्रारंभिक भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो क्या बन जाए? पिछलग्गू बन जाए। क्या बन जाए? पिछलग्गू। इसका मतलब अनुकरण करने वाला देश बन जाए, अमेरिका जैसे कहे वैसा करने वाला देश बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पिछलग्गू कहते हैं। अनुकरण करने वाला, कॉपी करने वाला कहते हैं। लेकिन भारत कैसा था? संप्रभु राष्ट्र था, इसीलिए इसने अपने हित के फैसले स्वतंत्र होकर लिए, किसी की नहीं सुनी, जो अच्छा लगा वही उसने किया। तो पहला बिंदु क्या है कि लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि राष्ट्र का संप्रभु होना, प्रभु सत्ताधारी होना, सोवर्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये गुण नहीं होगा तो राष्ट्र आजाद नहीं रह सकता, लोकतंत्र वहां कायम नहीं रह सकता, डिसीजन पावर नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर केवल प्रतीकात्मक दिखावे का लोकतंत्र होगा, जो कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कैसा लोकतंत्र है? दिखावे का, ताकि उनको पैसा मिलता रहे, अनुदान मिलता रहे, बाकी लेने देने वहां कुछ भी नहीं है। वास्तव में जो लोकतंत्र है वो कहाँ है? ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, भारत में है। ये कैसे एग्जाम्पल हैं? वास्तविक लोकतंत्र के हैं। प्रतीकात्मक लोकतंत्र कहाँ है? पाकिस्तान में है। आप आज आपको पता होगा एक अरब कंट्री में भी आज चुनाव है, वहां के किंग है, और मुझे नाम याद अभी नहीं है उसका, शायद सऊदी अरब है या अपने ईरान है। वहां भी केवल प्रतीकात्मक, ईरान ही है, ईरान के जो राजा हैं। कुछ पूछना है? वहां के जो राजा हैं वो केवल प्रतीकात्मक लोकतंत्र की दिखावे के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने पहला बिंदु कंप्लीट किया। प्रभु सत्ता किसे कहते हैं? स्वप्रभुता किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र अपने भीतर या बाहर राष्ट्र हित के फैसले स्वतंत्र होकर ले सके बिना बाहरी दबाव के, क्या कहलाता है? प्रभु सत्ता या संप्रभुता या सोवर्टी कहलाता है। इसके बिना लोकतंत्र संभव नहीं है।
इसमें दूसरा बिंदु हम देखें समानता, इक्वेलिटी। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र समानता के बिना संभव नहीं है। समानता भारत के मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 अधिकार हैं, ये सबको पता होना चाहिए। मूल संविधान में आपको कितने अधिकार दिए हैं? 7 राइट्स आपको दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसमें से हटा कौन सा दिया? संपत्ति का अधिकार हटाया है। कौन सा हटा दिया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया है? 300A में जोड़ दिया गया है, 1978 में जोड़ दिया गया है। 1978 में 300A नया आर्टिकल जोड़ा गया है। किसको हटाकर? संपत्ति के अधिकार को। कहां से हटाकर? मूल अधिकार को हटाकर। अभी कितने बचे? 6 मूल अधिकार हमारे पास हैं। ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। मूल संविधान में हमारे पास कितने मूल अधिकार थे? 7। अभी कितने बचे? 6। हटाया कौन सा? संपत्ति का। कब हटाया? 1978 में। कहा जोड़ा गया? 300A में। अभी कितने मूल अधिकार हमारे पास वर्तमान में है? 6 मूल अधिकार हैं। इसमें से एक मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का मूल अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 भाग 3 में। कौन से भाग में? तीसरे भाग में। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि संविधान के कौन से भाग में समानता मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो समानता मूल अधिकार कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है। और कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। और कौन सा अधिकार है? समानता मूल अधिकार है। अब समानता क्या है? कि भारत में बिना किसी भेदभाव के, चाहे धर्म हो, चाहे वर्ण हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, तभी लोकतंत्र संभव हो सकता है। लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सबको अवसर देंगे। इसमें सबसे बड़ा जो मेन एजेंडा है वो है राजनीतिक समानता का। किसका है? राजनीतिक समानता का। आप जानते हैं कि विदेशों की बात करें और विदेशों में सबसे बड़ी बात देखें तो वहां पर आर्थिक समानता दी गई, सामाजिक समानता दी गई, लेकिन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं दी गई। प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं दी गई। सरकार में जनता की भागीदारी नहीं दी गई। अगर जनता की भागीदारी शासन में नहीं होती है तो वहां लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। आप गुण और दोष एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। तो लोकतंत्र का गुण क्या है? सबको समानता के साथ लेकर चलता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। बिना किसी भेदभाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 3 प्रकार के न्याय हमें प्रदान करता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय बताई गई है? तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय बताई गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भारत की प्रस्तावना करती है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर 2 बिंदु आपके क्लियर हो गए कि प्रभु सत्ता एक प्रकार का गुण है और लोकतंत्र में ये प्रभु सत्ता हमें प्राप्त होती है, अदरवाइज ये प्रभु सत्ता आ नहीं सकती। दूसरा, समानता। लोकतंत्र सबसे बड़ा गुण क्या है लोकतंत्र का? कि सभी को समानता के अधिकार देता है। कहीं किसी से भेदभाव नहीं होता, किसी प्रकार का कोई इसमें भेदभाव कर भी नहीं सकता। ये
जो अधिकार हमें प्राप्त है वो किससे प्राप्त हुए? लोकतंत्र से। लोकतंत्र ने क्या बनाया? संविधान। सरकार आती है और वो सरकार विधि के द्वारा ये हमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं। मूल संविधान में कितने अधिकार? 7। वर्तमान में कितने? 6। हटाया कौन सा? संपत्ति का। और समानता के अधिकार कहां से कहां तक हैं? 14 से 18 तक है। भाग 3 में इनका उल्लेख है। समानता से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा और है, अस्पृश्यता का। किसका है? अस्पृश्यता का मुद्दा है, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? छुआछूत भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि पहले के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसमें छुआछूत जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। छुआछूत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसको रोकने के लिए मूल संविधान में क्या किया गया? आर्टिकल 17 दिया गया है। आर्टिकल 17 दिया गया है, जिसके तहत छुआछूत या अस्पृश्यता जैसे कानून नहीं चलेंगे या नियम नहीं चलेंगे। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का जो नियम है वो कौन से आर्टिकल से हटाया गया? आर्टिकल 17 से हटाया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? वो छुआछूत को रोकता है, अस्पृश्यता को रोकता है, और किसको बढ़ाता है? समानता को बढ़ाता है। आपसे सवाल क्या क्या पूछेगा? छुआछूत को रोकने का कार्य कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 17 में किया गया है। भाग 3 का उल्लेख किसमें है? तो भाग 3 का उल्लेख है मूल अधिकारों से संबंधित। समानता मूल अधिकार कहां से कहां तक हैं? 14 से 18 तक। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? समानता मूल अधिकार है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार भारत के संविधान में दे रखे हैं। 300A कब आया? 78 में आया। किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। हटाया कौन सा अधिकार गया? संपत्ति का अधिकार हटाया गया। अब आपसे सवाल अगर आए तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आंसर आएगा 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। तो 2 बिंदु हम पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? समानता को स्थापित ये कर देता है, समाज में भेदभाव को मिटा देता है, सबको बिना भेदभाव के आगे बढ़ने का मौका देता है, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक समानता को स्थापित करने का काम करता है। फिर इसके बाद है निष्पक्ष चुनाव। आप जानते हैं कि लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई जरूरी चीज है, क्या? लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज है तो वो निश्चित समय पर, क्या? निश्चित समय पर क्या होने चाहिए? चुनाव होने ही चाहिए। इलेक्शन मस्ट कंपल्सरी ऑन टाइम इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। भारत में निश्चित समय पर चुनाव होना जरूरी है, तभी क्या बच पाएगा? लोकतंत्र बच पाएगा। आप जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक केंद्र सरकार में, दूसरी राज्य सरकार में, और फिर स्थानीय स्वशासन है, जिसको भी हमने कितने भागों में बांटा है? पंचायती राज को 3 भागों में बांटा है। उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? निष्पक्ष चुनाव का होना, क्योंकि इसके बिना जो लोकतंत्र पे ट्रस्ट है वो नहीं बना रहता है। तो लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? निश्चित समय पर निर्वाचन का होना जरूरी है, और ये कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का। इसका कार्य है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग निश्चित समय पर भारत का क्या करवाता है? निर्वाचन करवाता है, और वो भी कैसा? निष्पक्ष।
कैसा करवाता है? निष्पक्ष निर्वाचन का कार्य करता है बिना भेदभाव के। यदि यह निष्पक्ष निर्वाचन नहीं करवाए तो लोकतंत्र संभव नहीं होगा। यदि पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाए, दल का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाए, तो फिर चुनाव इतना आसान संभव नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र यदि स्थापित करना है तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है, और उसका जो कार्य है उस पर सवालिया निशान ना लगे, ऐसे कार्य किसके होने चाहिए? निष्पक्ष निर्वाचन के होने चाहिए। निर्वाचन आयोग, ये प्रथम निर्वाचन आयोग बना था, निर्वाचन आयोग बना था 1950 में, और इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन साहब। सुकुमार सेन साहब इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। तो आपको पता होना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में किस प्रकार सहायता करता है, क्योंकि निश्चित समय पर चुनाव होंगे तो लोकतंत्र बना रहेगा। प्रथम निर्वाचन आयोग कब बना था? 1950 में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे। सुकुमार सेन थे। आप इसमें देख सकते हैं, ऊपर देखना ही डेस्कटॉप कैसे आ रहा है, साइड में कैसे आ रहा है। बस ठीक है। ठीक है, ये मेरा ही कैसे आ गया था? टाइमिंग भी नहीं आ रहा इसमें, टाइमिंग भी नहीं आ रहा ना। बस अब सही है। बस सही है, कर दो इसको। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। इसमें आगे देखें हम लोग, तो भारत में पहला चुनाव, अच्छा सवाल है, भारत में पहला चुनाव 1951 से 1952 तक चला। आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन ईयर है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं कौन सी साल में? 2021-22 में। आपने पासिंग ईयर कौन सा हो जाएगा? 2022। ये बात समझ में आ रही है सबको कि हमारा जो एजुकेशन ईयर चलता है वो जुलाई से मार्च या अप्रैल के मध्य चलता है, और इसी कारण हम उसको क्या कहते हैं, एक सिंगल ईयर में, कि 2022 में हम पास होंगे। इस साल जो पास हुए वो कौन से में हुए? 2020-21 के तो स्टूडेंट थे, और उनका पासिंग ईयर कौन सा आएगा? 2021 आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर और एजुकेशन ईयर है वो फाइनेंशियल तो अप्रैल से मार्च चलता है, और शिक्षा का जो ईयर है वो कब चलता है? जुलाई से लेकर अप्रैल तक। इसीलिए ये 2 साल एक साथ आ रहे हैं। लेकिन इनको हम कैसे पढ़ते हैं कि आपकी जो पासिंग ईयर होगी, जब आप 9th क्लास पास करके 10th में जाएंगे तो पासिंग ईयर कौन सा रहेगा? 2022 रहेगा। ठीक यहाँ भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पर जो चुनाव का ईयर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 52 रहेगा। इसीलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहते हैं। कौन सा चुनाव कहते हैं?
1952 का आम चुनाव। ये कौन सा चुनाव है? प्रथम चुनाव है। आपको याद रखना है कि भारत में पहला चुनाव कब हुआ? तो 1952 में चुनाव हुआ। और इससे पहले प्रधानमंत्री जी जो बने वो कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। इसके बाद हम देखते हैं वयस्क मताधिकार। 3 बिंदु अपने कंप्लीट हो चुके हैं और ये लोकतंत्र के क्या है? गुण है, विशेषता है। चौथा बिंदु देखें, वयस्क मताधिकार। ऐसे भारतीय जिनकी आयु ऐसे भारतीय जिनकी आयु 18 प्लस हो चुकी है तथा मतदाता सूची में उनका क्या है? नाम है तथा उनके पास वैध पहचान पत्र है, क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। ऐसे भारतीय जिनकी आयु कितने प्लस हो चुकी है? 18 प्लस हो चुकी है। नाम किसमें है? मतदाता सूची में है। और क्या है? वैध पहचान पत्र है। तो क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं और मतदान का अधिकार इसे कहा जाएगा। इसे वयस्क या सार्वभौमिक मताधिकार भी कहा जाता है। बिना किसी भेदभाव सबको मतदान का अधिकार देना क्या कहलाता है? वैध मताधिकार कहलाता है। इसमें अगर हम आगे देखें तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1989 में हुआ। इसमें मतदान की आयु कितने वर्ष थी? 21 वर्ष। कितनी कर दी गई है वर्तमान में? 18 वर्ष कर दी गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ऐसे भारतीय जिनकी आयु कितने वर्ष थी? 18 प्लस, जिनका नाम किसमें था? मतदाता सूची में था। उनके पास क्या था? वैध पहचान पत्र था। वो क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। मूल संविधान में कितने वर्ष उम्र थी? 21 वर्ष थी। मूल संविधान में कितने वर्ष थी? 21 वर्ष। अभी वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। कब की गई? 1989 में। कौन से संविधान संशोधन से? 61वें संविधान संशोधन से ऐसा किया गया है। तो वयस्क मताधिकार भी लोकतंत्र को मजबूत करता है, अर्थात बिना वयस्क मताधिकार लोकतंत्र संभव नहीं है। फिर है सीमित सरकार। ये थोड़ा सा आपको जोर देके समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। बाकी सारी चीजें तो आपने सुन रखी होंगी पहले से। इसको बहुत ध्यान से समझना है। सीमित सरकार ऐसी सरकार जो सीमित मात्रा में शासन करे। ऐसी सरकार जो सीमित मात्रा में शासन करे। ऐसी सरकार जो सीमित मात्रा में क्या करे? शासन करे। जैसे बहुत, ये क्या है? राज्य। जैसे इसके दो भाग कर लेते हैं हम लोग शासन के। एक सरकार के पास और कुछ क्या दे दे? निजी क्षेत्र में दे दे। तो ये कौन सी मात्रा हो गई?
सीमित मात्रा हो गई। एक कौन सी हो गई? अत्यधिक मात्रा। एक तो कौन सा हो गया? सीमित रूप। एक कौन सा हो गया? असीमित रूप। तो असीमित रूप में क्या रहेगा? ये तो कौन सा हो गया? सरकार के शासन का सीमित रूप। एक कौन सा हो गया? असीमित रूप। असीमित रूप कौन सा होता है? कि ऐसा शासन जिसमें सब कुछ, एवरीथिंग, कौन करे? सरकार करे, और उस पर पूरा नियंत्रण भी किसका हो? सरकार का ही हो। पूरा नियंत्रण भी किसका हो? सरकार का ही हो। तो क्या कहलाएगा? असीमित सरकार कहलाएगी। दोनों एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझने हैं। ऐसी सरकार जिसका शासन कैसा हो? सीमित मात्रा में हो, यानी कि उसके शासन को बहुत कम मात्रा में सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाए, जनता को छूट दी जाए, जनता आसानी से अपने कार्यों को पूरा कर सके। कौन सी सरकार कहलाएगी? सीमित सरकार कहलाएगी। वर्तमान सरकार सीमित सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। कहने को तो जनता को सारे अधिकार दे रखे हैं, लेकिन दे क्या रखा है आप अच्छे से जानते हैं। ऐसी सरकार जो हर कार्य अपने हाथ में लेकर करे, कौन सी सरकार कहलाती है? असीमित। इसमें चीन की सरकार का उदाहरण हम देख सकते हैं। सोवियत संघ की जो प्रणाली साम्यवादी थी उसका उदाहरण हम देख सकते हैं। यानी कि दमनकारी सरकार को हम क्या कहते हैं? असीमित अधिकारों वाली सरकार कहते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार को हम क्या कहते हैं? सीमित सरकार कहते हैं, जिसमें नागरिकों को जीने की आजादी दी जाती है, बोलने की आजादी दी जाती है। आजकल आपने एक शब्द सुना होगा, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी। और ये भारत में एक बड़ा विवाद का विषय है कि आप अपनी बात रख सकते हैं या नहीं। अभी ट्विटर पर भी आपने देखा होगा, सुना होगा, ट्विटर पर भी पाबंदी लगाने की बात चल रही है। कितनी मात्रा में आजादी होनी चाहिए ये तय नहीं किया गया है, और इस बात को वास्तव में तय किया भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक पेरेंट्स बच्चे को किस हद तक डांट सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं की जा सकती। एक टीचर कितना पनिश कर सकता है या उसे डांट सकता है, उसकी भी कोई सीमा तय नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति किस हद तक किस बात को कह सकता है, इसकी भी कोई सीमा तय नहीं की जा सकती। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी इन आइडेंटिफाइड टॉपिक है, इसे जज नहीं किया जा सकता, इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसकी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी सरकारों में ऐसे विवादित मुद्दे बनते रहते हैं, और सीमित सरकार ही लोकतंत्र के लिए अच्छी होती है। इसका एक उदाहरण अपन और देखते हैं। सीमित सरकार में हमें क्या प्राप्त होते हैं? अधिकार। इन्हें मूल अधिकार आप कह सकते हैं, मौलिक अधिकार आप कह सकते हैं। अभी हमने बात की कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। आपको बहुत काम की चीज याद रखनी है, ये अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य की शक्तियों को सीमित करने का काम करते हैं कौन? मूल अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और उसकी शक्तियों को क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। किसके खिलाफ? राज्य सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। तो इस प्रकार सीमित सरकार को हमने समझ लिया। ऐसी सरकार जो सीमित मात्रा में क्या चलाए? शासन चलाए, और ज्यादा जनता पर दबाव ना डाले, क्या कहलाती है? सीमित सरकार कहलाती है। और सीमित सरकार में ही लोकतंत्र संभव है। ये लोकतंत्र का प्रमुख गुण है। इसके बाद है विधि का शासन। इसे हम कानून का शासन भी कह सकते हैं।
विधि का शासन या कानून का शासन भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और इसमें क्या पाया जाता है, निर्वाचन के माध्यम से सरकार का निर्धारण होता है। यहाँ जन्मजात सत्ता नहीं आती है। कानून के शासन का उदाहरण है कि कानून के मद्देनजर या कानून को ध्यान में रखकर किया जाने वाला शासन, जिसमें सर्वे सर्वा कौन होता है, कानून, या यूं कहें संविधान होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये संविधान, और इसके तीन स्तर हम देख सकते हैं, ये केंद्र सरकार, यहां पर ये राज्य सरकार, और ये स्थानीय सरकार। तो हमारे देश में संविधान से ही सबको क्या मिलती है, शक्तियां मिलती हैं, विधि का शासन मिलता है। विधि का शासन का वास्तव में अर्थ सिर्फ इतना सही है, इसे तो हम संघवाद कहते हैं, फेडरेशन या यूनियन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है पावर हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू यूनियन एंड फेडरेशन। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। विधि का शासन किसे कहते हैं, कानून का शासन विधि का शासन है। इसका अर्थ क्या होता है, कानून की नजर में, कानून की नजर में बिना भेदभाव, बिना भेदभाव सभी समान हैं। ये किसकी परिभाषा है, विधि के शासन की परिभाषा है कि कानून की नजर में बिना किसी भेदभाव सब कैसे हैं, समान हैं, इनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाता है, कानून का शासन कहलाता है या विधि का शासन कहलाता है। आपसे पूछ लेगा विधि का शासन किसे कहा जाता है, ऐसा शासन जिसमें सभी को समान माना जाए, कानून की नजर में सब समान हो, कानून या विधि का शासन कहलाता है। अगला बिंदु है निष्पक्ष न्यायपालिका। ये संघवाद का उदाहरण था, अभी बताया मैंने। निष्पक्ष न्यायपालिका, आप जानते हैं भारत में पैरामीडियन न्यायालय की व्यवस्था है। ऊपर कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर पिनल कोर्ट। इतने प्रकार के न्यायालय हमारे यहाँ पाए जाते हैं। मोटा मोटा अगर देखें तो तीन भी अपन देख सकते हैं, इसको हटा दे तो अधीनस्थ न्यायालय पिनल कोर्ट को हटा दें तो तीन को तो अपने को समझ में आना ही आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, इसे कहते हैं उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहते हैं, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है। पूरे भारत में कितने हैं, एक। दूसरा हाई कोर्ट, ये कितने हैं, 24। कहाँ पाए जाते हैं, राज्यों में। और लास्ट में कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, जिलों में। आप जानते हैं कि भारत में जो न्यायालय है ये कैसा न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय की व्यवस्था है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय का कहा जाता है। 10th में इसकी परिभाषा बोर्ड में पूछी हुई है, आपको याद रखना है। निष्पक्ष न्यायालय क्यों आवश्यक है, निष्पक्ष न्यायालय इसलिए आवश्यक है ताकि बिना भेदभाव सबको समानता से न्याय मिल सके। क्या मिल सके, समानता से न्याय प्राप्त हो सके। इसीलिए निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की गई है। और आपको पता होगा न्याय की देवी पर आपने देखा होगा जज,
साहब जब बैठे होते हैं न्याय की देवी पट्टी पर, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि निष्पक्ष बिना भेदभाव के वो क्या कर सके, न्याय कर सके। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि भारत में आसानी से न्याय प्राप्त हो जाए। यहाँ पैसे के दम पर न्याय खरीदा और बेचा जाता है। इसके बाद के 3 बिंदु हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी टाइम अप हो रहा है, कोई सवाल हो तो बताएं।